है आपको? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। चलिए 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन को देख पा रहे हैं? आवाज कम है, बच्चे कह रहे हैं आवाज कम है। अच्छा, जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? अब आवाज ठीक है? सर लाउड एंड क्लियर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सर, स्टार्ट आवाज आ रही है करते आपकी। हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चों, आते ही एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया, 2018 के प्रॉफिट में 3000 एक्सप्लेन कर दें। पता नहीं कौन सा 3000, कौन सा 2018 का प्रॉफिट। लेट मी चेक। कल वाली एग्जांपल में कुछ था ऐसा? ओके, वो 3000 का प्रॉफिट कुछ इस तरह से था आलिया के 30,000 के शेयर हमारे 33,000 के हो गए थे, तो 3000 का प्रॉफिट। इशू क्या है इसमें? जी आलिया, मसला हल हो गया आपका। राफे साहब पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि कल ये बात रिपीट कर देंगे क्लास के शुरू में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन प्रॉफिट लॉस में और रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई में।
हाँ हाँ ठीक है, दोनों हसन और राफे का क्वेश्चन सेम है। ये बच्चों क्वेश्चन तो वैसे दो बंदों ने किया, लेकिन ये डिस्कशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को गौर से सुनिएगा और हाँ कल भी मेरे ना माइंड में आ रहा था कि मैं क्यों ना एक दफा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सबको बना के दिखा ही दूं। फिर मुझे माइंड में ये भी था कि शायद ये इतने बड़े हो गए बच्चे, एडवांस लेवल का पेपर पढ़ रहे हैं तो इनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड पे बना के दिखा देना चाहिए एक दफा, तो देख लें एक दफा। बच्चों हम जो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं ना, सेल से लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, पीबीआईटी और फिर इंटरेस्ट, टैक्स, पैट, ये जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसी में कहीं ना पीबीआईटी से पहले अदर इनकम भी आती है। अदर इनकम का मतलब है कि हमारे बिजनेस के मेन रेवेन्यू से हट के अगर कोई इनकम होती है, कोई चीज आपने बेची हो, रेंट आया हो, इंटरेस्ट आया हो, तो वो कोई इनकम अगर हो जाए तो वो अदर इनकम में आती है। अच्छा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एक डिफरेंट चीज है। अदर इनकम और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अदर इनकम तो है जैसे कोई रेंट मिल गया हो मुझे कहीं से, मुझे इंटरेस्ट मिल गया हो कहीं से, मुझे कहीं से कमीशन मिल गया हो, या मुझे बैड डेट रिकवरी हो गई हो, ये है अदर इनकम। या इवन डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, अदर इनकम तो ये होती है। लेकिन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ना, ये कंसेप्ट ही कुछ और है। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को कहते हैं वो गेन जो रियलाइज नहीं हुए। इनफैक्ट मैं ब्रैकेट के अंदर जो नाम यूज कर रहा हूं आपने यूज नहीं करना, सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए। ये अनरियलाइज गेन होते हैं, ऐसे गेन जो रियलाइज ना हुए हैं, ना होने की उम्मीद है। इन शॉर्ट रन इनको रियलाइज होने की उम्मीद भी नहीं है। मतलब आपके पास लैंड पड़ी थी, वो रीवैल्यू की तो गेन हो गया, बिल्डिंग थी, मशीन थी, इन सब नॉन करंट एसेट्स को रीवैल्यू किया तो गेन हो गया। लेकिन आपने लैंड और बिल्डिंग को बेचना ही नहीं है। क्यों नहीं बेचना? इसी में तो फैक्ट्री बनाई हुई है आपने। इनको बेच देंगे तो फैक्ट्री कहाँ चलाएंगे? तो आपका लैंड और बिल्डिंग बेचने का इरादा नहीं है, लेकिन इनकी रिवैल्यूएशन पे गेन हो गया, तो वो गेन रियलाइज हुआ भी नहीं है। रियलाइज होने का मतलब है आपकी जेब में आया कोई गेन? नहीं आया। क्या आने की उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? आपने बेचना ही नहीं लैंड और बिल्डिंग को। गोइंग कंसर्न बिजनेस है, कभी बेचना ही नहीं आपने। तो जब बेचना ही नहीं तो फिर गेन रियलाइज होना भी नहीं है। तो जी जी शाहताज, पहले मेरी कहानी गौर से सुने। तो जब गेन रियलाइज होना ही नहीं है तो फिर हम उसको ओसीआई में लिख देते हैं। हमें शॉर्ट रन में आजकल में साल में 6 महीने में ये गेन रियलाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है रीवैल्यूएशन गेन। कौन सा? IS 16 वाला, IS 38 वाला, वो गेन यहीं पे आते हैं। ठीक है, तो एक बात तय है कि गेन्स, वो गेन जो रियलाइज नहीं हुए होते वो कहाँ आते हैं? ओसीआई में। और जो रियलाइज हो चुके या रियलाइज होने की उम्मीद है इन शॉर्ट रन, वो कहाँ आएंगे? ऊपर अदर इनकम में, प्रॉफिट लॉस में। ये बात क्लियर? तो एक बिजनेस का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो जाता है 1000 रुपया और उसकी इनकम गेन्स हो जाते हैं 200 के, तो हम 1200 को कहते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या नाम बोला हमने? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। और बच्चों जब हम
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ना, सबको पता होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ना, तो उसमें शेयर कैपिटल का कॉलम बनता है, शेयर प्रीमियम का कॉलम बनता है। मजे की बात है उसमें ओसीए का कॉलम अलग बनता है और रिटेन अर्निंग का कॉलम अलग बनता है। तो वहां पे जब हम इनकम लिखे ना इस साल की, तो रिटेन अर्निंग की कॉलम में 1000 ही आएगा, 200 कहां जाएगा ओसीए के कॉलम में। 1000 कौन सा, ये वाला, और 200 कौन सा, ये वाला। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, आज से पहले पता नहीं आपको पता था या नहीं पता था, लेकिन आज आपको लग पता जाना चाहिए कि इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क है। इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क है, पता है बच्चों आपको? इसी स्क्रीन पे इसका आंसर मौजूद है। इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क है? शाहताज, ये मेरी सारी डिस्कशन के बाद अगर आपका क्वेश्चन फिर भी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बीच बीच में ही, बातों में। हाँ, प्रॉफिट तो है 1000 लेकिन इनकम तो है 1200। बिल्कुल ठीक का। नहीं, कुछ बंदे जो है ना वो किसी और साइड पे निकल गए। तो सुने बच्चों, इनकम एक बड़ा लफ्ज है। इनकम की डेफिनेशन कभी आपने अकाउंटिंग के बचपन में पढ़ी होगी, जब पहली दफा आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो टीचर ने आपको बताया होगा इनकम की डेफिनेशन है प्रॉफिट एंड गेन्स। इनकम की क्या डेफिनेशन है? प्रॉफिट एंड गेन्स। अगली वो फिर वो स्टेटमेंट पूरी है, प्रॉफिट एंड गेन्स अर्न फ्रॉम अ बिजनेस व्हिच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब वो प्रॉपर है। लेकिन मेरा लफ्ज दो लफ्जों पे भी फोकस है कि इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट और गेन्स। प्रॉफिट वो होते हैं जो रियलाइज हो जाते हैं, गेन्स वो होते हैं जो रियलाइज नहीं होते। बच्चों, अब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को सेल से लेके ओसीआई तक, सॉरी ये स्टेटमेंट है पूरी, ये नहीं, सेल से लेके ओसीआई तक की जो स्टेटमेंट है, इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कह सकता हूं? जरा सोच समझ के बताइएगा। इस पूरी स्टेटमेंट को ओसीआई शामिल करके क्या इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कह सकता हूं? हाँ, इब्राहिम, हसन, हाफिज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं कह सकता, बल्कि इस पूरी स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अगर मैं जब ये लफ्ज बोलता हूं ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल से लेके नेट प्रॉफिट तक। सेल से लेके नेट प्रॉफिट तक। दोबारा देख लें, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नीचे वाले पोर्शन को भी ऐड कर दूं, फिर ये नीचे वाले पोर्शन यानी कि ओसीआई को, इसको भी इसमें शामिल कर लूं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं रहेगी, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बन जाएगी। तो ऊपर वाले को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ओसीआई, जहां गेन्स आते हैं। ठीक हो गया? ये दोनों अल्टीमेटली स्टेटमेंट इक्विटी में जाते हैं। और इब्राहिम, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, अल्टीमेटली स्टेटमेंट इक्विटी के बैलेंसेस सारे के सारे बैलेंस शीट में जाते हैं। 1000 जाएगा रिटेन अर्निंग के हेड में, बैलेंस शीट में, और 200 जाएगा ओसीआई का। ओसीआई का हेड अलग बनेगा बैलेंस शीट में, इक्विटी के अंदर। ठीक हो गया? तो तमाम बच्चों के क्वेश्चन एड्रेस हो गए।
जी बच्चों, मसला हल हो गया। हाँ रेहान, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। गेन डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं हो सकते भाई, पैसे जेब में आए नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से कर दूं मैं? ठीक हो गया? अरे आलिया देखे ना, कोई बंदा राजी नहीं होता। माइक अच्छा लगा लूं तब भी आवाज नहीं आती, कम अच्छा लगाऊं तो आवाज नहीं आती फिर भी। मेरी आवाज नहीं आती बच्चों को। आलिया आप कहीं दूर तो नहीं बैठी, इस वजह से आपको हो सकता है आवाज ना आ रही हो। बहुत दूर बैठी हो सकता है। बुजदार साहब कहते हैं कि ये बैलेंस शीट में ओसीआई किस जगह आएगा? इक्विटी में आएगा यार बुजदार साहब, इक्विटी में आएगा। हाँ, सब बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है, और कमाल फिट आवाज आ रही है। पता नहीं ये फिट आवाज कैसे होती है, लेकिन चेक कर लें आलिया आपके एंड पे कोई इशू ना हो। हाथों की ध्यान, पूरी स्टेटमेंट चेन इक्विटी बना के दिखाऊं मैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मेरा स्टेटमेंट चेन इक्विटी इस वक्त टॉपिक नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट चेन इक्विटी में शेयर कैपिटल भी आता है, शेयर प्रीमियम का कॉलम बनता है, तो उसके साथ ओसीआई और रिटेन अर्निंग का कॉलम भी बनता है। तो प्रॉफिट जाते हैं रिटेन अर्निंग में, और ओसीआई ओसीआई में जाती है। एकदम सुरीली आवाज आ रही है, जीशान अतर साहब फरमाते हैं। ठीक हो गया, वॉइस बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ख्याल है, सारे पॉइंट आपके एड्रेस हो गए। असल देखें, आप ना इस तरह के क्वेश्चन करके मुझे परेशान भी करेंगे और गुस्सा भी दिलाएंगे। मेरे सामने कोई बैठा हुआ इस तरह बंदा क्वेश्चन करे ना, मैं उसको पता नहीं क्या कर दूं। मतलब टैक्स बेनिफिट कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं आप। जो चीज बताई जा रही होती है वो तो पढ़नी नहीं है, आईएएस 12 में घुस गए, टैक्स बेनिफिट की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, हसन मियाँ इस तरह ना क्या करें, साथ साथ रहा करें। तो बच्चों, ये थी कहानी, बहुत पुरानी, कल वाली बातें थी। आज आते हैं आईएफआरएस 9 का वो क्वेश्चन जो आपको दिया था मैंने। कल बात हो रही थी शेयर्स की, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में। जब भी हम करेंगे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, बट वी हैव टू मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। प्रॉफिट लॉस में इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में शामिल हो जाती है। एक तो बात ये की, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करना कोई रिकमेंडेड मॉडल नहीं है। रिकमेंडेड मॉडल तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है। बट इफ यू वांट टू यूज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल, देन वी हैव थ्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपको ये डेजिग्नेट करना पड़ेगा। सेकंड, ये बेचने के लिए नहीं होंगे शेयर्स, नॉट फॉर ट्रेडिंग। और तीसरा तीसरा इररिवोकेबल डेजिग्नेशन होगी। बल्कि क्वेश्चन का तो मैंने आंसर दिया ही नहीं। वो जो सारी हमने बनाई ना स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, उसमें जो मेन क्वेश्चन था किसी बच्चे का, वो तो मैंने जवाब दिया नहीं, अचानक मुझे याद आया। सुन लें कि आईएस 16 का गेन नीचे और आईएस 40 का गेन ऊपर क्यों लेके जाते हैं। या इसी तरह आज आईएफआरएस हमने पढ़ा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का गेन नीचे और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का गेन ऊपर क्यों लेके जाते हैं। तो ये गेन ऊपर नीचे क्यों जाते हैं जी, ये तो डिस्कस किया ही नहीं हमने। तो इस चीज को तो मैंने एड्रेस ही नहीं किया। अब सुन रहे बच्चों, मैंने क्या कहा, ओसीए में कौन से गेन्स आते हैं? ओसीए में गेन्स आते हैं, और गेन्स क्या मतलब, ये कौन सी इनकम होती है जो ना रियलाइज होनी हुई है ना रियलाइज होने की उम्मीद है। और ऊपर प्रॉफिट लॉस में कौन सी इनकम आती है? वो जो
रियलाइज हो चुकी हैं या हो जानी है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने IAS 16 में जो गेन पढ़े थे वो OCA में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आपको वो रियलाइज होने की उम्मीद नहीं होती। लेकिन IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई गेन हो जाए तो उसको आप प्रॉफिट लॉस में क्यों लेके जाते हैं? ये खुला तजाद क्यों है? IAS 40 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन आप प्रॉफिट लॉस में क्यों लेके जाते हैं? उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो गेन रियलाइज होने की उम्मीद है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हमने उसको बेच देना है। हाँ, वो रियलाइज हो सकती है। तो हाफिज नुमान बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिशान आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, मुजम्मिल क्योंकि उसको हेल्ड ही गेन, मतलब ठीक है, हाफिज नुमान ठीक है, एहतशाम अली बेच देना है, ठीक है। तो इसलिए हमने रिकॉर्ड, आज जरा सोचें, हम IFRS 9 के अंदर ये दो मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस? उसके पीछे भी कहानी ये है, हम अगर शेयर्स को ट्रेडिंग के लिए रखेंगे तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं? ट्रेडिंग के लिए रखेंगे, ट्रेडिंग के लिए रखेंगे तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं? फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट लॉस। और फेयर वैल्यू प्रॉफिट लॉस यानी कि गेन प्रॉफिट लॉस में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमने बेच जो देना है, ट्रेडिंग पर्पस है, बेच ही देना है, बेच देना है, तो गेन रियलाइज होगा, गेन रियलाइज होगा तो प्रॉफिट लॉस में ले जाते हैं। है ना मजे की बात? लेकिन अगर मेरा मकसद हेल्प फॉर ट्रेडिंग है ही नहीं, मैंने इन शेयर्स को रखे रखना है, कब तक पता नहीं, कब तक, 2 साल, 10 साल, 20 साल, पता नहीं कब तक, तो फिर गेन रियलाइज होने की उम्मीद पर नहीं आती, तो फिर गेन रियलाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसको हम कहाँ ले जाएंगे? तो अब रैशनल समझ आया कि IFRS 9 ये दो मॉडल क्यों पेश कर रहा है आपके सामने, फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वाला। वो कहता है जब गेन रियलाइज हो ही जाना है 2-4 महीनों में, 2-4 हफ्तों में, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस करें क्योंकि आपने बेच ही देना है। लेकिन अगर आपका बेचने का इरादा नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI यूज करें, ताकि जितना गेन हो वो OCI में जाए, क्योंकि गेन रियलाइज होने का चांस नहीं है। ठीक हो गया बच्चों? शाहताज आप पूछें, क्वेश्चन पूछें, रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट क्वेश्चन पे पूछें, शाहताज पूछें। शाहताज हाँ, हसन हसन ने कहा कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी फजूल छोटी छोटी बेसिक बातें बता के, हमें तो ये सारा कुछ आता है, आगे चलें। बस क्या करूं, ये ना बाकी बच्चों को सारी बात नहीं पता है। साउंड नहीं आ रहा? अबे कौन सा साउंड सिस्टम लगा के बैठे हुए हो? मेरी आवाज आ रही है? और मेरी आवाज साउंड नहीं है, वॉइस है। ओए हाँ, सुने फिर शाहताज सुने, उसने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को OCI का मॉडल यूज किया तो कॉस्ट का पार्ट क्यों बनाया? क्योंकि जब प्रॉफिट रियलाइज नहीं होना तो कॉस्ट भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगी, जब गेन रियलाइज होके प्रॉफिट लॉस में नहीं आना तो फिर उससे रिलेटेड कॉस्ट भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जानी चाहिए। शाहताज इसके पीछे ये लॉजिक है। खिजर को आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना? खिजर अपना चेक कर ले यार मोबाइल। हाँ, जबरदस्त। जी जी, बस थैंक यू, मुझे पता है मेरी जा रही है, पर कुछ लोग दूर बैठे होंगे ना इस वक्त, बहुत दूर बैठे हैं।
ले बच्चों, CI1 जो आपको होम असाइनमेंट में दिया था, उम्मीद है कर लिया होगा, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। मुझे व्हाट्सएप का ग्रुप देख के बड़ा हौसला होता है कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको वहां पे रिप्लाई करके ना डिस्टर्ब नहीं करता अनटिल अनलेस मुझे जब लगता है कि बच्चे को जो है कोई मसला आ रहा है तो डिस्कस कर लिया जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मुझे ये देख के तसल्ली जरूर होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। जी बच्चों, CI1 अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन कर लिया तो फिर आगे चलते हैं। In February 2018, a company purchased 2000 shares. जी मैं कर देता हूँ। 2000 शेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से। नहीं, 10 रुपए की उसकी पार वैल्यू है, हमने की खरीदे 40 के हिसाब से। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे की 2000 रुपया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 40, 80,000 के शेयर्स। ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की 2000, और एंड ऑफ ईयर जो है ना वो हो गए थे 55,000। डिविडेंड जो है वो हमें मिला है 2 रुपए का। अब फेयर वैल्यू थ्रू OCI अगर हम यूज ना करें, मतलब दे आर बॉट फॉर ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं तो फिर OCI वाला मेथड यूज नहीं हो सकता। वो कह रहा है कंडीशन फॉर फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली मीट नहीं हो रही, तो फिर कौन सी कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो फिर क्या यूज करेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। तो पार्ट ए के मुताबिक वी वांट टू यूज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, और पार्ट बी के मुताबिक वी वांट टू यूज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो बच्चों इन दोनों में सबसे पहला फर्क तो ये है कि इनिशियली जब हमने इन्वेस्टमेंट की होगी ना फरवरी 2018 में, तो हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की होगी यहाँ पे 80,000 की, और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की होगी 82,000 की। तो सबसे पहला फर्क तो ये आ गया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने कॉस्ट का पार्ट बनाया होगा फेयर वैल्यू थ्रू OCI में, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस में हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया होगा। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद वही शेयर साल के एंड पे 55,000 का हो जाता है, सॉरी 55 का हो जाता है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वर्थ इन दोनों मॉडल के मुताबिक मेरी इन्वेस्टमेंट की वर्थ हो जाती है 1,10,000। 55 रुपए का एक शेयर और 2,000 शेयर है तो 1,10,000। अब इसके मुताबिक मेरी इन्वेस्टमेंट तो हुई 1,10,000 की, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में, SOCI में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट लॉस के पोर्शन में 30,000 का गेन जाएगा। गेन है इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूं, लेकिन 2,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस जाएगा, एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट लॉस में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन OCI में जाएगा गेन कितना? 28,000 का। ये 28 कहां से बना? 82 और 1,10,000 का फर्क, 28,000। ठीक हो गया बच्चों? ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था। जी मेरी स्क्रीन को क्या हो गया? क्या हो गया मेरी स्क्रीन को? सैरिश, नहीं 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 नहीं, दोनों साइड पे मैंने OCI नहीं लिखा। रेहान खान, क्या हो गया आपको? मैंने दोनों साइड पे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का मतलब है प्रॉफिट लॉस भी और OCI भी। तो पहले पोर्शन में प्रॉफिट लॉस में जाएगा, OCI में कुछ नहीं जाएगा, और दूसरे पोर्शन में, दूसरे पार्ट में प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं जाएगा, OCI में जाएगा। ठीक है रेहान खान, बात समझ आ गई आपको? हाँ, डिविडेंड की ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों। मॉडल कोई भी यूज कर लें, मॉडल कोई भी यूज कर लें, डिविडेंड तो मिला है, ये कैश में मिला है, और ये तो आप कह नहीं सकते ये रियलाइज नहीं हुआ, ये तो कैश में मिल गया है या मिल जाना है। तो ये डिविडेंड इनकम तो दोनों केसेस में प्रॉफिट लॉस में जानी है। तो 2,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए की डिविडेंड इनकम, 4,000 रुपए की इनकम प्रॉफिट लॉस में जानी है। इस केस में भी डिविडेंड प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा। हम मॉडल कोई भी यूज करें,
तो डिविडेंड इनकम प्रॉफिट लॉस में ही जाएगी बच्चों। अदर इनकम में बिल्कुल ठीक है, अदर इनकम का पार्ट बनेगी। तो बोथ केसेस के अंदर डिविडेंड जो है वो हमारी अदर इनकम में जाएगी, प्रॉफिट लॉस में जाएगी। तो लेट मी राइट इट हियर। कल जो मैं नोट्स बना रहा था उस नोट्स में आप ये चीज ऐड कर लें कि यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ कि इन बोथ केसेस, चाहे मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज करूं या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज करूं, तो बोथ केसेस में डिविडेंड जो है वो मेरे प्रॉफिट लॉस में जाएगा। डिविडेंड इनकम या डिविडेंड इनकम in both model will be credited to प्रॉफिट और लॉस। ये बात इसलिए लिख दी कि किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन ना आए कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल यूज कर रहे हैं तो डिविडेंड इनकम को भी ओसीआई में ले जाए। नहीं, डिविडेंड इनकम कभी भी ओसीआई में नहीं जाएगी। डिविडेंड इनकम हमेशा प्रॉफिट लॉस में जाएगी, मॉडल आप जो मर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों, मसला हल। तो CI1 खत्म, CI1 खत्म हो गया। चले आगे। अच्छा बच्चों, ये जो आ, आ, कुछ भी नहीं, ये जो चैप्टर है ना, बस इसकी रीडिंग एक दफा कर दीजिएगा, लेकिन एक दफा मैं अपने तौर पे चैप्टर खत्म कर दूं फिर रीडिंग कीजिएगा। अभी आपको शायद कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। जी बच्चों, मसला हल हो गया, आगे चलें। जी खिजर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ले जी, कहानी आगे जाने लगी है। बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं? मेजरमेंट। किसकी मेजरमेंट? वैसे तो फाइनेंशियल एसेट की भी मेजरमेंट पढ़नी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी, लेकिन आजकल हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट। फाइनेंशियल एसेट हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए हो सकता है ये इक्विटी हो या लायबिलिटी हो। वेट अ मिनट। जी जी, वो मैंने लिखना ही छोड़ दिया तो राइटिंग शो कैसे होगी? अब आपको शो हो रही है ना स्क्रीन? जी बच्चों, बात कहीं रुक गई थी, मैं दोबारा लिखता हूँ। हम पढ़े थे मेजरमेंट। मेजरमेंट यूं तो हमने पढ़नी है दोनों की, फाइनेंशियल एसेट की भी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी, लेकिन कल हमने शुरू की थी मेजरमेंट फाइनेंशियल एसेट की। फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट, और फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट में ना, हाँ हमारे लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन काउंटर पार्टी के लिए हो सकता है वो इक्विटी हो या लायबिलिटी हो। यानी कि अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो क्या होगा? और अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है डिबेंचर में तो क्या होगा?
तो कल से लेके आज तक ये पोर्शन तो हमारा हो गया मुकम्मल कि अगर हमने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो वी हैव टू मेजरमेंट मॉडल, एक है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, ये हमने पढ़ लिया है, और दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हो रही है यार रिकॉर्डिंग, ना टेंशन लिया करो। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लायबिलिटी की मेजरमेंट। लायबिलिटी की मेजरमेंट के ना 3 मॉडल हैं। अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं तो कितने मॉडल हैं? 2 मॉडल हैं। लेकिन अगर मैं डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करूं तो कितने मॉडल हैं? मैं अगर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करूं तो कितने मॉडल हैं? 3 मॉडल हैं। पहला है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तीसरा है अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट 3 मॉडल हैं जी। अब ये तीनों डिस्कस करेंगे, तीनों हैं क्या। हमारा फोकस अभी ना डिस्कशन में सारा और आपका भी समझने में ये होना चाहिए कि ये तीनों मॉडल हैं क्या, इनकी डिटेल कैसे वर्किंग होगी, और दूसरा ये तीनों यूज कब होने हैं, किस हालात में कौन सा मॉडल यूज होगा, ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि किन हालात में कौन सा मॉडल यूज होगा। तो ऐसे नहीं है कि मेरी मर्जी मैं जो मर्जी मॉडल यूज कर लूं, नहीं, हमें देखना है कि किन हालात में कौन सा मॉडल हमें यूज करना है। तो बच्चों, 2 कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों कंडीशन मीट होंगी तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट यूज करेंगे। वो 2 कंडीशन हैं, एक है बिजनेस मॉडल और एक है कैश फ्लो। ये 2 कंडीशन मीट होंगी, इनको एक्सप्लेन करता हूं अभी, लेकिन ये 2 कंडीशन मीट होंगी तो अमोर्टाइज कॉस्ट यूज होगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट हो रही है, दूसरी मीट नहीं हो रही, या दोनों मीट नहीं हो रही, तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल यूज नहीं होगा। दोनों कंडीशन का एट अ टाइम मीट होना जरूरी है। एक कंडीशन मीट हो रही हो तब भी ये मॉडल यूज नहीं होगा। 2 कंडीशन एट अ टाइम इकट्ठी मीट होनी चाहिए तो ही ये मॉडल यूज होगा। ये 2 कंडीशन क्या है? बिजनेस मॉडल का मतलब है कि हमारी इंटेंशन टू होल्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। हमारी इंटेंशन है टू रिसीव ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। मतलब एक डिबेंचर की लाइफ होती है 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ ना कुछ लाइफ होती है, अनलिमिटेड लाइफ तो नहीं होती। डिबेंचर तो हमेशा रिडीमेबल होंगे, कभी ना कभी रिडीम होंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, और उसके ऊपर लिखा होगा माथे पे पार वैल्यू के ऊपर कि इसका कूपन रेट क्या है। कूपन रेट क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, कल या परसों IAS 32 के हवाले से कल पढ़ा था हमने। तो इसके ऊपर 6% रेट है, 7% रेट है, ये मिलेगा, और 10 साल बाद ये रिडीम होगा 5 मिलियन का एट पार, 5 मिलियन का रिडीम होगा एट पार। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें ये कैश फ्लो मिलने हैं फ्यूचर में, हर साल
साल, वो मैं आपको याद करवाऊं तो 3-3 लाख रुपया इंटरेस्ट मिलना है, और फिर ये जब रिडीम होगा तो 5 मिलियन वो भी मिलेगा। ये सारे कैश फ्लो हैं, और मेरा इरादा ये सारे कैश फ्लो रिसीव करने का है। अच्छा, ये मैं कब ये सारे कैश रिसीव करने के कंडीशन में होगा? वो तब भी होगा जब मेरा इरादा इस डिबेंचर को होल्ड करने का है टिल मैच्योरिटी। इसके लिए एक अल्टरनेट लफ्ज बोलते हैं, लेकिन वो लफ्ज थोड़ा पुराना हो गया, अब न्यू आईएएस के अंदर वो लफ्ज नहीं बोला जाता, लेकिन समझने के लिए वो बहुत अच्छा है लफ्ज, हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी कि अगर मेरा इरादा हो कि इस डिबेंचर को मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर का मतलब रिडीम ना हो जाए। तो अगर मैं इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा तो मुझे सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेंगे। यानी कि जो जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कैश फ्लो मिलने थे, कौन से? हर साल कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना है, और आखिर में मुझे रिडेम्पशन वैल्यू मिलनी है, रिडीम होने पे एक लमसम अमाउंट मिलनी है। तो ये है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। ये सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मुझे तब मिलेंगे जब मेरा इरादा हो कि मैं इस डिबेंचर को होल्ड करूंगा टिल मैच्योरिटी। लेकिन अगर मेरा इरादा हो कि डिबेंचर की लाइफ यूं तो 10 साल है, लेकिन मैं इसको साल, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 3 साल बाद बेच दूंगा, इसका मतलब है मेरा इरादा नहीं है टू रिसीव ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। इसका मतलब है कि बिजनेस मॉडल टेस्ट फेल हो गया, ये कंडीशन फेल हो गई। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? जब मेरा इरादा हो कि मैं सारे कैश फ्लो वसूल करूंगा, और सारे कैश फ्लो तो मुझे तब ही मिलेंगे जब मैं इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा। ये कंडीशन समझ आ गई बच्चों? ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा दूसरी जो कंडीशन या टेस्ट है, वो है कि आपको जो कैश फ्लो मिलेगा, उसमें या प्रिंसिपल पोर्शन होगा या इंटरेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं, ये क्या मतलब हुआ? डिबेंचर के ऊपर नॉर्मली या इंटरेस्ट ही मिलता है या प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोचें, कभी डिबेंचर के ऊपर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के अलावा भी मिल सकता है कुछ? सोचें, जहन पे जोर डालें, शायद कुछ पढ़ा हुआ आपने। डिबेंचर के ऊपर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कभी कुछ मिल सकता है? प्रीमियम मिल सकता है। अच्छा, वैसे प्रीमियम जो मिलता है ना, वो भी इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है राव, इसलिए प्रीमियम, इब्राहिम कराची, प्रीमियम को आप छोड़ दें। हाँ, इस्माइल सांगड़ ने बहुत अच्छी बात की है। अहमद इजाज, डिस्काउंट इंटरेस्ट की टाइप है, वो इंटरेस्ट ही होता है। आयजा ने भी बिल्कुल ठीक कहा, और इस्माइल ने भी ठीक कहा। हमें अगर इस डिबेंचर के बदले में शेयर मिलने हो फ्यूचर में, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स याद करें, तो आयजा ने भी बिल्कुल ठीक कहा और इस्माइल ने भी ठीक कहा, जिशान ने भी ठीक कहा। हो सकता है हमें ऑप्शन मिलनी हो। हाँ, एनोनिमस अटेंडी ने भी बिल्कुल ठीक कहा। और एक ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट में हिस्सा मिलना हो, इस्लामिक डिबेंचर्स। अगर मुझे प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलना है तो फिर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा ही है ना। तो बच्चों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकती है, कन्वर्जन का राइट भी हो सकता है, और हो सकता है मुझे इसके बदले में कोई और प्रेफरेंस शेयर मिल जाए। तो ऐसी सूरत में मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी मिलेगा तो हम कहेंगे कैश फ्लो की कंडीशन मीट नहीं हुई। आप इन दोनों को कंडीशन कह लें या टेस्ट कह लें, ये दोनों टेस्ट पास होना जरूरी है।
if we want to use amortized cost model, amortized cost model होता क्या ये नहीं पढ़ा अभी हमने, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किन हालात में ये मॉडल यूज होगा। तो amortized cost का मॉडल किन हालात में यूज होगा, जब ये दोनों टेस्ट पास होंगे, बिजनेस मॉडल टेस्ट भी पास होगा, कैश फ्लो टेस्ट भी पास होगा। बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है कि मुझे इसको होल्ड करना है मैच्योरिटी तक ताकि मैं सारे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव कर सकूं। ठीक हो गया। दूसरा टेस्ट कैश फ्लो टेस्ट, मुझे इसमें जो कुछ मिलना है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना, तो ये कैश फ्लो टेस्ट है। ये दोनों कंडीशन मीट होने चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं कन्वर्टिबल डिबेंचर ले लूं किसी कंपनी के, तो क्या वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर मैं डिबेंचर खरीद लूं जो कि 10 साल बाद रिडीम होने हैं, लेकिन मेरा इरादा हो कि मैं इसको 6 महीने बाद बेच दूंगा, तो क्या उसके ऊपर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यूज करेंगे? अब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ आ गई, अभी ये नहीं पता अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होता क्या है, लेकिन ये बात समझ आ गई कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मॉडल किन हालात में यूज होगा। ले जनाब, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस कब यूज होगा? जब दूसरा कोई मॉडल यूज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। जब when amortized cost और फेयर वैल्यू थ्रू OCI ये दोनों यूज नहीं होंगे, तो फिर क्या यूज होगा? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। देन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस विल बी यूज्ड। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि जिसका बिजनेस मॉडल टेस्ट भी पास नहीं हुआ और कैश फ्लो टेस्ट भी पास नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कौन सा मॉडल यूज करेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। वैसे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस आपको पता ही है कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस क्या होता है, पता है ना आपको? हाँ, कि हर साल पे मेजर करें उसको फेयर वैल्यू पे, और जितना भी गेन लॉस हो वो कहाँ ले जाएं? प्रॉफिट लॉस में। बिल्कुल शेयर्स की तरह, जिस तरह शेयर्स को हम मेजर करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, तो डिबेंचर को भी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वैसे ही मेजर करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब मसला है दरमियान वाले मॉडल का, ये कब यूज होता है? हाँ राफे, पता है क्या, एक टेक्निकल मसला है, जब मैं ना बोलूँ ना आवाज आती ही नहीं है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या करें? अच्छा, जो कन्वर्टिबल लोन नोट हो तब हो गया, ये इस्लामिक बैंकिंग डिबेंचर हो तो हाँ कह सकते हैं मेरे जज। या जब मेरे नियत में ये हो कि मैंने इसको भेज देना 2-4 महीनों में, तब भी बिजनेस मॉडल टेस्ट पास नहीं हुआ ना, तो फिर भी हम फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट लॉस ही यूज करेंगे। ले बच्चों, अगली कहानी सुने। फेयर वैल्यू थ्रू OCI कब यूज होता है, ये मॉडल की कंडीशन क्या है? बच्चों, इस मॉडल की दो कंडीशन है फेयर वैल्यू थ्रू OCI की। एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट
और एक है कैश फ्लो टेस्ट। ठीक हो गया। तो इसकी भी दो कंडीशन है, और एक का नाम है बिजनेस मॉडल टेस्ट और एक है कैश फ्लो टेस्ट। अब आप कहेंगे कि यार ये तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाली कंडीशन ही हो गई, फर्क क्या है? इसका बिजनेस मॉडल टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका बिजनेस मॉडल टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, वो देखते हैं क्या डिफरेंट है। इसके बिजनेस मॉडल टेस्ट में इसके बिजनेस मॉडल में क्या आता है, क्या नहीं आता। बच्चों इसके बिजनेस मॉडल में ये नहीं है कि हम इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। अच्छा वैसे ना, इसको मैं एक और आसान तरीके से समझाऊं। ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस और अमोर्टाइज कॉस्ट के दरमियान में है। तो इसमें कुछ जरासीम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वाले हैं, कुछ जरासीम अमोर्टाइज कॉस्ट वाले हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक डिबेंचर लिया और 10 साल बाद बेचूंगा, 10 साल तक इसको होल्ड करूंगा, यानी कि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करूंगा, तो फिर कौन सा मॉडल यूज होगा बताएं आप? कौन सा मॉडल यूज होगा? 10 साल इसकी लाइफ है और 10 साल तक इसको होल्ड करूंगा, तो कौन सा मॉडल यूज करूं बच्चों, कौन सा मॉडल यूज करूं? हम मॉडल यूज करेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं ये कहूं कि मैंने खरीदे हैं 2-4 हफ्तों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए, मैं इसको अभी बेच दूंगा, आफ्टर सम टाइम मैं इसको बेच दूंगा, तो मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर कौन सा मॉडल यूज करूंगा? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। जबरदस्त, जबरदस्त। अब बच्चों मैं इनके दरमियान की कोई बात करता हूँ, इनके दरमियान की। मेरा इरादा है मैं ये डिबेंचर होल्ड करूंगा और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव भी करूंगा। होल्ड करूंगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वसूल नहीं करूंगा। मैं इसको होल्ड करूंगा, इसकी वैसे तो लाइफ 10 साल है, लेकिन मैं इसको होल्ड करूंगा 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद जब मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेच दूंगा। अब ना मैं ये कह सकता हूं कि ये अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल यूज होना चाहिए, क्योंकि सारे कैश फ्लो तो रिसीव करने का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करने का इरादा ही नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कुछ ना कुछ तो लूंगा मैं, लेकिन सारे नहीं लूंगा। 2 साल तक लूंगा, 3 साल तक लूंगा, फिर उसके बाद बेच दूंगा, 4 साल तक लूंगा, फिर मैं बेच दूंगा। तो इसके ऊपर कौन सा मॉडल यूज होगा? अब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ये दो एक्सट्रीम थी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस और अमोर्टाइज कॉस्ट। बेचूंगा ही नहीं मैच्योरिटी तक अमोर्टाइज कॉस्ट, इसको कल परसों बेच दूंगा, इसी साल बेच दूंगा, तो कौन सा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस? नहीं, इसको मैं थोड़ा अरसा रख के बेचूंगा, 2 साल बाद 4 साल बाद, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो अब देखिए इसके बिजनेस मॉडल के अंदर मैं क्या वर्डिंग लिखने लगा हूं। इंटेंशन टू रिसीव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम डिस्पोजल। मेरा इरादा है कि मैं इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो लूंगा, लेकिन फिर मैं इसको डिस्पोज करके, इसको बेच के भी कैश वसूल करूंगा। हाँ बिल्कुल राव, मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकते हैं हम उसको। नहीं रिडीम नहीं, इनफैक्ट बेच सकते हैं, मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। हाँ मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जिशान मॉडल चेंज करने की ना बात बाद में करेंगे, अभी पहले सादा सादा समझ लें कि कौन सा मॉडल कब यूज होना है।
अभी तो ये समझ लें कौन सा मॉडल को कब यूज होना है। रिडीम करने हैं, कब करने हैं? रिडीम का मतलब है मैच्योरिटी तक। रिडीम कब होते हैं? मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी तक होल्ड करना है तो फिर कौन सा अमोर्टाइज कॉस्ट यूज होगा किधर? ठीक हो गया बच्चों? ठीक हो गया? आपको पढ़ा पढ़ा के ना बड़ी सुस्ती होनी शुरू, नींद आनी शुरू होगी। बोलो बच्चों। जूम आउट कर दूं, यानी कि तस्वीर बड़ी कर दूं? यूं ठीक है? ये बात, लेकिन अभी एक बात मैंने लिखनी है ना। एक बात बतानी है अभी आपको। दूसरा टेस्ट कौन सा? कैश फ्लो टेस्ट। और वो कैश फ्लो टेस्ट की वर्डिंग क्या है? वो सेम है कि कैश जो मुझे रिसीव होना है is principal and interest only। कैश जो मिलना ना वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। ठीक हो गया बच्चों? तो दूसरा टेस्ट वही है, सिर्फ फर्क है बिजनेस मॉडल टेस्ट का। कैश फ्लो टेस्ट से अतर सबर कर जा काका, बताता हूँ। कैश फ्लो टेस्ट दोबारा सुन लो जी, दोबारा खिजर। कैश फ्लो टेस्ट का मतलब है जो मुझे इसके बदले में कैश मिलना ना, उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं। अब हमने मॉडल यूज कौन सा करना है? क्या इसके ऊपर हमारे पास चॉइस है? तो सुन ले बच्चों, हम अगर बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो दोनों पास होते हैं तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस के डब्बे में देखे मैंने क्या लिखा होगा कि ये मॉडल तब यूज होगा जब अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज नहीं हो सकेगा। ठीक हो गया? तो अतार रजा का क्वेश्चन था, इसका जवाब मैंने दे दिया कि कौन सा मॉडल कब यूज करना है। जी जी, साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। अतर सॉरी रेहान, एक कंडीशन मीट होगी दूसरी मीट नहीं होगी तो फिर वो मॉडल यूज नहीं हो सकता। जी किधर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो हमें इस डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है या इसके डिबेंचर जिसने इशू किया है वो जो हमें कैश दे रहा है, वो क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा। जी आलिया, दोनों कंडीशन इकट्ठी मीट होनी जरूरी है। अगर ऑप्शन विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेहान कह रहे हैं। अगर ऑप्शन देखिए, मैंने ऑप्शन की बात नहीं की, मैंने की है इंटेंशन की, मेरा इरादा क्या है। अगर मेरा इरादा इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करना है और मुझे इसमें कैश फ्लो सिर्फ जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलना है तो अमोर्टाइज कॉस्ट। और अगर ये ऑप्शन दे दी गई है और अब मुझे लगता है कि इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा भी कुछ मिलना है तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस होगा। रेहान खान।
जी ठीक हो गया, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए सब बच्चों को। चले आगे, अब ये डिस्कस करेंगे ये तीनों मॉडल हैं क्या। ये तो समझ आ गई कि कब कौन सा मॉडल यूज करना है, लेकिन इन तीनों मॉडल में है क्या। जर्मीना कोई फर्क नहीं है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में, सिर्फ एक छोटा सा फर्क समझ लो। अगर मेरा इरादा हो कि मैं इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा, उससे पहले नहीं बेचूंगा, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लेकिन अगर ये इरादा हो कि मैं इसको होल्ड तो करूंगा 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन मैच्योरिटी तक नहीं, उससे पहले बेच दूंगा, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज होगा। ठीक है जमीना, चलिए जी आगे चलते हैं। बच्चों फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस आपको पहले ही पता ना आपको, जिस तरह शेयर से हमने मेजर किए फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस में, सेम वैसे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लफ्ज आपके लिए शायद आज नया हो, लेकिन इसकी वर्किंग आप ऑलरेडी कल कर चुके हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, अब ये पढ़ेंगे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, पहले दिन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब आपने ये माइंड में रखना है कि मैंने डिबेंचर खरीदे हैं, इशू नहीं किए। मैं फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने डिबेंचर खरीदे हैं। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट होगी पहले दिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। याद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस। और आपको ये याद है प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे कैलकुलेट करते हैं, एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको मार्केट रेट भी कहते हैं। ये बात आपने कल पढ़ी थी कहीं, सोचें, पढ़ी थी कहीं। हाँ आपने जब कन्वर्टिबल डिबेंचर कल पढ़े थे ना, वो बात हमने की थी इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने डिबेंचर इशू किया होगा। तो जिसने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वो भी यही काम कर रहा है। इन इक्विटी नहीं, रेहान खान कहाँ पहुंच गए। हमने कल ये बात की थी, हमने डिबेंचर इशू किए, मैं तो ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। इसी को अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। ये हम पहले दिन अमोर्टाइज कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। और पहले दिन की अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। लेकिन सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली कैसे कैलकुलेट होगी, मैं ना आपको कल वाली वर्किंग दिखाता हूं, तब आपके लिए ना समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कल हमने जब वर्किंग की थी ना कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की, तो हमने अगले सालों में डिबेंचर के साथ क्या सलूक किया था, लेट मी शो यू हियर। हाँ ये वाली वर्किंग, हमने पहले दिन तो प्रेजेंट वैल्यू ले ली 4500 800, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया था। इसको हमने मल्टीप्लाई किया था मार्केट इंटरेस्ट रेट से, तो इंटरेस्ट आ गया था। लेकिन इसमें से 3 लाख माइनस कर दिया था, ये वो अमाउंट थी जो हमने पे कर दी थी। तो बाकी 1.5 लाख से लाइबिलिटी बढ़ गई थी, लाइबिलिटी बढ़ के हो गई थी 4650 880। बच्चों यही सारा स्टेप ना दोबारा देख लें एक दफा, फिर इसको याद कीजिएगा कि पहले दिन हमने 4500 800 कैलकुलेट किया, इसको मोनेटाइज कॉस्ट कहते हैं। लेकिन अगले साल के या पहले साल के एंड पे हमने क्या किया, इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर हमने मार्केट रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया।
फिर इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे भी किया, लेकिन वो किस रेट पे? कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। ये इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी जितनी अमाउंट बची 150,000 उसको हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस में ऐड कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी। ये सारे स्टेप्स याद है ना आपको? अब देखिएगा, आज हम अमोर्टाइज कॉस्ट का जो रूल लिख रहे हैं वो यही कुछ तो है कि सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अच्छा बच्चों, कल चूंकि हम ईश्वर बन के सोच रहे थे कि हमने डिबेंचर इशू किया, तो डिबेंचर इशू किया तो हम इंटरेस्ट दे रहे थे। आज हम इन्वेस्टर हैं तो इंटरेस्ट लेंगे। हम और रेहान खान क्या कह रहे हो? मैं आपकी चैट को डिसमिस कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? पूछ लो खुल के। हम आज फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इन्वेस्टर बन के सोचेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं आज, बल्कि कल से हम क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट, और अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या करूंगा, और लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या करूंगा। तो मैं डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं आज मैं सारी। आपकी आपकी चैट मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो हम तो सारी बातें आज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हमने आज कोई शेयर इशू करने की बात नहीं की। कहाँ की हमने? तो एक बात भी नहीं की कि शेयर इशू करना ही है हमने। हम तो कल से क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। रेहान, कहाँ से कंफ्यूजन होगी आपको? थैंक यू यार। ये अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस में सारा वो टेम्पो तोड़ देते हो, फिर कहते हो कि मूव फॉरवर्ड। सारा टेम्पो तोड़ दिया। मैं इतनी वो इन्वॉल्व होकर डिस्कशन कर रहा था। बच्चों, कल हम ईश्वर बन के सोच रहे थे, हम डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे थे। आज हम इन्वेस्टर हैं तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट मेरी इनकम है। आज इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है। और मैं याद करवा दूं, कल इंटरेस्ट एक्सपेंस किस रेट पे कैलकुलेट किया था और किससे मल्टीप्लाई किया था? कौन सा रेट यूज करूं बच्चों? बस हो गई यार। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस रेट पे कैलकुलेट किया था हमने कल? हसन, आपकी अजमत को सलाम है, दूर से सलाम है। कूपन रेट पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं हुआ था। कूपन रेट से पेमेंट होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव रेट पे हुआ था। तो इब्राहिम, अहमद इजाज, हाफिज नोमान, इस्माइल, इन सब का आंसर ठीक है। इस्माइल, आपका आंसर गलत है। मार्केट रेट या इफेक्टिव रेट, हसन अरशद बिल्कुल ठीक है। हाय हाय। रेहान कहता है मेरी तो सुई वहीं पे अटकी हुई है। तो भैया रेहान इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर है, डिबेंचर खरीदा है हमने, तो इश्यूर क्यों बनाना चाहते हो अपने आप को? इश्यूर इंटरेस्ट देता है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेता है। इश्यूर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम हमने ऐड किए, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं। रेहान, मसला हल हुआ?
ये बाकियों को भी कंफ्यूज कर दिया रेहान ने। बाकियों को बात समझ आ रही है, खाली रेहान है जो उसको समझ नहीं आ रही, ये बाकी भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। बताएं जी। अहमद इजाज को तो आ रही है। खिजर को आ रही है, राव को आ रही है, शाहताज को आ रही है, राफे को नहीं आ रही, हाफिज नुमान को नहीं आ रही। दो तीन बच्चे हैं जो रेहान की तरह कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। पहले सही था, कहता अब कंफ्यूजन है। रेहान तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ के मैंने करना ही क्या है। चले बच्चों, दोबारा से नई कहानी। ये तीन चार बच्चों ने ना मुझे क्वेश्चन पूछ के और कमेंट दे के परेशान कर दिया। तो एक डिबेंचर को भी अमाउंट एज्यूम करते हैं, 1000 रुपए का डिबेंचर है, ये उसकी पार वैल्यू है। और उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है ना, उसको कूपन रेट कहते हैं, नॉमिनल रेट कहते हैं, वो 6% है। लेकिन एक रेट जो इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, वो मार्केट का रेट है, जिसको इफेक्टिव रेट कहते हैं, वो 10% है। इसकी 3 साल लाइफ है। ये इशू हुआ 1 जनवरी 2017 को। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। ईश्वर क्या करेगा और इन्वेस्टर क्या करेगा। अब ठीक है, इस तरह से बात समझ आ जाएगी। दोनों की अकाउंटिंग इकट्ठी देखें। असल में दोनों ही अमोर्टाइज कॉस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। और अमोर्टाइज कॉस्ट किसे कहते हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। यही बताया था मैंने, एफसीएफ का मतलब फ्यूचर कैश फ्लो। तो 1000 के ऊपर फ्यूचर कैश फ्लो क्या क्या होने हैं जरा देखिएगा। अब कन्वर्जन को छोड़ देते हैं। इस 1000 के ऊपर फ्यूचर कैश फ्लो क्या क्या होने हैं? ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में। ईयर 1 में इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है 60 रुपए, 1000 का 6%। ये 60 कहां से आया? 1000 का 6%, फिर 1000 का 6% 60, फिर 1000 का 6% 60। लेकिन 3 साल लाइफ है, तो 3 साल बाद ये रिडीम भी होना है। तो 1000 प्रिंसिपल मिलेगा और 60 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ये वर्किंग कौन कर रहा है? ये वर्किंग दोनों कर रहे हैं, ईश्वर भी इन्वेस्टर भी, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट दोनों को चाहिए। अब इसकी वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बच्चों प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे करेंगे? मार्केट रेट पे, इफेक्टिव रेट पे। तो इसकी मार्केट वैल्यू, सॉरी मार्केट रेट पे जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना 10% पे, तो ये बनता है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 5.454। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। दूसरा जो 60 है, सॉरी 54.54 आता है ये। $54.54। दूसरा जो 60 है ना, इसके साथ डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 0.856, 856 के 821, एक मिनट।
हाँ 826 सॉरी 0.826 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 49.56 और तीसरे साल का फैक्टर है 0.751 मल्टीप्लाई बाय 1060 796.06 इन तीनों का सम कर लें तो 900.16 पहले ये बताएं 900.16 सबको समझ आता है इसको राउंड करके बस मैं 900 लिखने लगा 0.16 को इग्नोर कर देते हैं तो बच्चों पहले दिन ईश्वर एंट्री पास करेगा कैश डेबिट और डिबेंचर क्रेडिट अब मैं वो नहीं कर रहा एंट्री पास के ये कन्वर्टिबल है कन्वर्टिबल की बात नहीं कर रहा मैं बस आप ये समझें कि उसको मिला ही 900 है तो इसी तरह इन्वेस्टर भी पहले दिन एंट्री पास करेगा 900 से इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो उसको इन्वेस्टमेंट उसने की है इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा 900 से और कैश क्रेडिट करेगा 900 से तो आप ये समझें ये डिबेंचर 900 का ही लिया अगर कन्वर्टिबल होता ना तो 1000 रुपया वो देने को तैयार होता 1000 रुपये इसको मिलता तो वो 100 रुपये कहाँ जाना था अल्टीमेटली शेयर इशू रिजर्व में लेकिन वो बात नहीं करते हैं आज हम कन्वर्टिबल की बात नहीं कर रहे बस आप ये सोचें 900 का डिबेंचर 900 में ले लिया उसने इन्वेस्टर ने अब ये 900 का डिबेंचर 900 का ही लेगा इन्वेस्टर आज इन्वेस्टर 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार नहीं है क्यों नहीं है कल वाली एग्जाम्पल में तो था आज क्यों नहीं है एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार कल वाले एग्जाम्पल में तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था वो कल कन्वर्जन की ऑप्शन थी आज कन्वर्जन की ऑप्शन नहीं है तो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार नहीं है ठीक हो गया बच्चों अच्छा बच्चों सब्सीक्वेंटली हम पढ़ रहे हैं अमोर्टाइज कॉस्ट सब्सीक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है सब्सीक्वेंटली अमोर्टाइज कॉस्ट रिकॉर्ड होती है मैं वही यहाँ पे जो लिखा था दोबारा देख लें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस ये इश्यूअर है ना इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है और इंटरेस्ट पे करना है इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करेगा इंटरेस्ट पेड लेस करेगा लेकिन इंटरेस्ट मजे की बात है इंटरेस्ट एक्सपेंस किस रेट से आएगा मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेकिन इंटरेस्ट पे किस रेट से होगा कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू तो ये जो क्लोजिंग अमाउंट आएगी ना इसको कहेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट ठीक हो गया आज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग बदल जाएगी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग से वही 900 रुपए वर्डिंग ये बदली कि इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं इसकी इंटरेस्ट इनकम है और इसने इंटरेस्ट पे नहीं करना इंटरेस्ट रिसीव करना है पेड के बजाय रिसीव आ गया और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अब 900 आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 900 का 10% 90 लेकिन रिसीव कितना होगा 1000 का 6% 1000 पार वैल्यू होगा 6 क्या कूपन रेट 60 तो ये 930 हो जाएगा और बढ़ते 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 ये 1000 हो जाएगा तो बिल्कुल रेसिप्रोकल अकाउंटिंग रेसिप्रोकल का मतलब क्या है रेसिप्रोकल का मतलब क्या बच्चों उलट हाँ तो बच्चों ईश्वर की और इन्वेस्टर की बिल्कुल उलट अकाउंटिंग है रेसिप्रोकल अकाउंटिंग है अमाउंट सेम है
लेकिन एक का एक्सपेंस है, दूसरे की इनकम है, एक पे कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, एक का एसेट है, दूसरे की लायबिलिटी है, अमाउंट सेम है। हाँ शहनाज जरूर बनाए, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जरूर बनाए। ठीक हो गया बच्चों? तो अब मैंने ना डिबेंचर की अकाउंटिंग करके दिखा दी, ईश्वर की और इन्वेस्टर की सेम अमाउंट के साथ अकाउंटिंग होगी, रेसिप्रोकल अकाउंटिंग। बस एक का एक्सपेंस है, दूसरे की इनकम है, एक पे कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। रेहान अब आपका मसला हल हो गया। जी इसका किसी ने वो बनाना है, स्क्रीनशॉट तो ले लें। रीबा सिराज, इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। कम से कम 2 लेक्चर तो हो गए होंगे इस आईएएस के ऊपर, और अगर आपने मिस किया तो फिर वीडियो लेक्चर देखें। ठीक है जी। जी मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी लिखा दूँ। ये अच्छा, ये देख लें जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, ये फाइनेंशियल एसेट की, ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। लेकिन मैं जो डिस्कशन कर रहा था वो सारी डिस्कशन पता नहीं कहां से कहां निकल गई। मैं अपनी डिस्कशन पे वापस आ रहा हूँ और आज हमने क्वेश्चन करना है। तो ये हम बात कर रहे थे, इनिशियली तो रिकॉर्ड होगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इनिशियली कैसे होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, और सब्सिक्वेंटली कैसे होती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और इंटरेस्ट इनकम ऐड होती है। इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, इफेक्टिव रेट मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव कैसे कैलकुलेट होता है, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंटली पहले दिन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट किसी और तरीके से कैलकुलेट होती है, सब्सिक्वेंटली किसी और तरीके से कैलकुलेट होती है। बच्चों एक और मजे की चीज बताऊं कि इनिशियली अमोर्टाइज कैलकुलेट करने का मैंने आपको जो तरीका बताया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, ये भी ठीक है, लेकिन एक और तरीका भी है, वो भी हमें आना चाहिए। वो है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, रेहान ने बाज नहीं आना बच्चा, आज रेहान ने ना नाश्ता नहीं किया हुआ। इतने बेसिक और ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो जो एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते आपसे। बच्चों
पेमेंट को तो ही कूपन कहते हैं। कूपन का मतलब क्या है? पेमेंट। कहते हैं इंटरेस्ट पेड कूपन रेट पे क्यों होता है? क्योंकि वो कूपन रेट पेमेंट रेट ही होता है। डिबेंचर के माथे पे जो रेट लिखा होता है ना, डिबेंचर के फेस के ऊपर, उसको पेमेंट रेट कहें, कूपन रेट कहें, कूपन का मतलब पेमेंट ही तो होता है। ठीक है, तो कूपन रेट से इंटरेस्ट पे नहीं होगा तो किससे होगा? ठीक है, अब दूसरा सवाल है आपका कि इंटरेस्ट कैलकुलेट मार्केट रेट पे क्यों होता है? इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस ये मार्केट रेट पे क्यों होती है? मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट एक ही चीज के दो नाम है, पहले तो ये बात आप समझ मानते हैं ना? मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट एक ही चीज के दो नाम है। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे क्यों कैलकुलेट होता है? आप खुद सोचें, हमने प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे ली थी? हमने प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे ली थी? इफेक्टिव रेट पे। अब आपको ना वो बिल्कुल बेसिक बेसिक मैथ आपको याद करवाऊं जो आपने कहा जब वो आईसीएम में स्टार्ट किया होगा, या बिल्कुल बेसिक मैथ आपने पढ़ा होगा कि एक अमाउंट है जो फ्यूचर में पे करनी है, ईयर 1 2 3 4 5 में आपने 1000 पे करना है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने जिस रेट पे ली है, फॉर एग्जांपल 10 रेट पे ली है, 10% पे, तो अब हर साल अब जो ये फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट आती है 550 आ जाती है, अब हर साल इसको बढ़ाएंगे, किस रेट पे बढ़ाएंगे? किस रेट पे बढ़ाएंगे? नहीं रेहान, मेरे सवाल का जवाब दे, किस रेट पे बढ़ाएंगे? जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ली थी उसी रेट पे बढ़ाएंगे। किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ली? 10% पे, तो अब बढ़ाएंगे भी किस रेट पे? 10%। तो यही बात है कि अब 10% को मैं कहने लगा, 10% की जगह मैं कहने लगा इफेक्टिव रेट पे। जिस रेट पे आपने मार्केट प्रेजेंट वैल्यू ली थी उसी रेट पे आप इसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इसीलिए इफेक्टिव रेट पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू भी इफेक्टिव रेट पे ली होती है। और कूपन रेट पे इंटरेस्ट इसलिए पे होता है कि कूपन रेट ही तो पेमेंट रेट होता है। ठीक है चंदा, अरे ओ चंदा, अरीबा का क्वेश्चन है कि सर जब हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएं तो 1000 क्यों नहीं करेंगे? 1000 एस क्यों नहीं करेंगे? पता नहीं, पता नहीं क्या कह रही है। समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन मुझे, तो रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए मुश्किल है जब तक मुझे क्वेश्चन आपका समझ ना आए। गुम हो गया मेरा लेक्चर। हाँ मिल गया, ये मिल गया। अच्छा बच्चों, आपको अमोर्टाइज कॉस्ट समझ आ गया? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस आपको पहले ही आता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाएंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे? जब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मॉडल यूज करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। शेयर्स के अंदर भी जब इन्वेस्टमेंट की थी और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मॉडल यूज किया था, तो हमने 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 जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको प्रॉफिट लॉस में चार्ज किया था। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस को चार्ज करेंगे। लेकिन अब आपसे मेरा फिर क्वेश्चन है, इफ आई एम यूजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ क्या सलूक करूंगा? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ क्या सलूक करूंगा? रेहान कह रहा है ओसीए का पार्ट नहीं यार। इब्राहिम का आंसर ठीक है, हम उसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाएंगे। लेट मी शो यू अगेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या वर्किंग की थी। इनिशियली अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? या तो प्रेजेंट वैल्यू ले लें या फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लें। हाँ कैपिटलाइज करेंगे, कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। रेहान राव बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम, सिर्फ एहतशाम नहीं, पता नहीं कौन सा बच्चा था
जिसका आंसर थोड़ा गलत था, बाकी ठीक है। अभी आप आपकी स्क्रीन पे देखें ना क्या लिखा हुआ है कि इनिशियली किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अमाउंटेज कॉस्ट, फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर देंगे, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो ले लें या फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर दें। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनाएंगे। ये सारी डिस्कशन समझ आ जाने के बाद एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है CI2। CI2 बच्चों करने लगे हैं। कल जो चैप्टर मैंने आपके साथ शेयर किया था इसमें CI2 एक मौजूद है, इस क्वेश्चन को हम करने लगे हैं। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। CI2 आपके सामने है जनाब। आगे आती तुम्हारे दिल पे। हाँ शाहताज, मैंने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। मैंने दरमियान वाले मॉडल को इतना डिटेल में क्या मैंने डिस्कस ही नहीं किया। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैसे मैयर होता है मैंने बताया ही नहीं आपको। मैंने बताया सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस का और अमोर्टाइज कॉस्ट का। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को मैं क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। ये 1 जनवरी 2011 को टोक्यो ने खरीदे हैं 1 लाख के 5% वाले डिबेंचर। बच्चों 5% बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये डिबेंचर के साथ जो रेट लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इंटरेस्ट तो है, इसका मतलब होता है कूपन रेट। हाँ, अहमद एजाज ने सही बताया, इस्माइल ने भी। इसका मतलब होता है कूपन रेट। नहीं, इफेक्टिव रेट नहीं होता, इसका मतलब होता है हाय हाय जुनेद, आप तो मेरे दिल का राज जानते हैं। हाँ, नॉमिनल रेट, कूपन रेट इसको कहते हैं, बिल्कुल ठीक फरमाया आप। तो टोक्यो ने खरीदे हैं 1 लाख 5% वाले बॉन्ड्स 95,000 के। बच्चों ये 95,000 के क्यों खरीदे हैं? मैं शेयर्स या डिबेंचर जब मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो 95 के क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो है ही 95 के, उसकी फेयर वैल्यू 95 है। लेकिन ना मैंने इसके ऊपर ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है, इशू कॉस्ट नहीं, मैंने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर दी है 2000। मैंने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है। इंटरेस्ट रिसीव होगा एरियर में, ये बात करने वाली नहीं थी। इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में रिसीव नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा साल के एंड पे रिसीव होता है। द बॉन्ड विल बी रिडीम एट प्रीमियम। अच्छा, ये प्रीमियम पे रिडीम होगा। प्रीमियम पे रिडीम होने का मतलब पता है क्या होता है? कि 1 लाख वाला डिबेंचर है वैसे, लेकिन 1 लाख पे रिडीम नहीं होगा। ये 1,05,960 पे रिडीम होगा। तो रिडीम इतने पैसों पे होगा। ये है, इसको कहते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, RV। रिडीम कितने पे होगा? रिडेम्पशन वैल्यू। इफेक्टिव रेट क्वेश्चन में बताया गया 8%, ठीक हो गया। और फेयर वैल्यू बताई गई है साल के एंड पे, 2011 के एंड पे और 2012 के एंड पे। हमने खरीदा कब था? 2011 के शुरू में। तो पहले साल के एंड पे और दूसरे साल के एंड पे फेयर वैल्यू बताई गई है हमें। अब एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन हाउ द बॉन्ड विल बी अकाउंटेड फॉर ओवर ऑल रेलेवेंट ईयर्स। तमाम सालों में ये डिबेंचर कैसे रिकॉर्ड होंगे। अभी मैं इसको करने लगा हूं पार्ट ए। द टोक्यो प्लान टू होल्ड द बॉन्ड
until redemption date। बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं पार्ट ए में? पार्ट ए में क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा मॉडल यूज करें हम? अमोर्टाइज कॉस्ट का बिजनेस मॉडल टेस्ट पास हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट कैश फ्लो टेस्ट? कैश फ्लो टेस्ट की तो बात नहीं की उसने। वो ऊपर बात कर चुका कि आपको इसके ऊपर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना, ये बात उसने कहा की। पूरा पैराग्राफ था इसी चीज का कि आपको इंटरेस्ट मिलना है और रिडेम्पशन वैल्यू मिलनी है। कहीं उसने कहा आपको इसके बदले में शेयर्स मिलने हैं? नहीं मिलने। कहीं उसने कहा कि इसके ऊपर आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है? नहीं मिलना। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको जो मिलना है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो दोनों टेस्ट पास हो गए। नहीं, प्रीमियम बच्चों मैंने क्या कहा था? प्रीमियम नहीं नहीं नहीं, नहीं बच्चों सुन लें, तीनों बच्चों गलती कर रहे हो आप। मैंने प्रीमियम के बारे में उस वक्त भी कहा था, बेशक रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, प्रीमियम इंटरेस्ट ही होता है। प्रीमियम जो है ना वो, उसको आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट ये होता है बच्चों कि मैं ये कहूं कि मुझे बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका 20% मैं आपको दूंगा। ऐसा तो कोई वादा नहीं किया जा रहा। प्रीमियम तो एक फिक्स अमाउंट है जो तय कर दी गई। तो प्रीमियम भी इंटरेस्ट का पार्ट ही होता है। ठीक हो गया बच्चों? प्रीमियम को हम प्रॉफिट नहीं कह सकते। चलें अब आगे चलते हैं। मैं पार्ट ए करने लगा हूं। ये बात तय हो गई कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल यूज करूंगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल टेस्ट भी पास हो गया, कैश फ्लो टेस्ट भी पास हो गया। हाँ जी, पहले दिन अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? इनिशियली अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? जी, दो तरीके मैंने बताए थे। अब आप क्वेश्चन को देख के खुद ही अंदाजा लगाएं मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। आसान तरीका कौन सा है? सारे फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लूं या फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करूं? यस अरीबा, यू आर ग्रेट। 97। दूसरा तरीका ज्यादा आसान है। अहमद एजाज ने भी सही कहा, राफे ने भी कहा, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जी सब जबरदस्त। तो मैं कैसे रिकॉर्ड करने लगा हूं? इनिशियली कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू 95 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2000, तो 97,000। अच्छा, अगर किसी को शक हो कि यार हमें गल्ला बनिया, पता नहीं पता नहीं फेयर पता नहीं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 97 आती भी है कि नहीं, तसल्ली करनी, तसल्ली करके दिखाऊं कि फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेते तब भी 97 ही आना था। तसल्ली करके दिखाऊं या यकीन है आपको? जी क्या कहते हैं? अच्छा, मुझ पे तो यकीन है, लेकिन क्या अपने आप पे भी है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या 97 आएगा? तो बच्चों मैं आपकी तसल्ली करके दिखा देता हूँ ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। मसला ये नहीं कि आपको मुझ पे यकीन है कि नहीं है, तो मसला ये है कि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है। रेहान कहता है आपने कहा तो ऐसा ही होगा, लेकिन बच्चों चेक कर लेते हैं। मैं ना ये वर्किंग जो करने लगा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए करने लगा हूँ। अदरवाइज मुझे आज के बाद, आज से पहले अगर यकीन नहीं भी था तो आज के बाद ये यकीन हो जाएगा कि वाकई फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लें या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ले लें, दोनों से आंसर सेम आता है। ये सिर्फ साबित करने लगे हैं। तो फ्यूचर कैश फ्लो है क्या? इस डिबेंचर की लाइफ देखिए कितनी है। इस डिबेंचर की लाइफ है 2011 में इशू हुआ, 11 का एंड, 12 का एंड, 13 का एंड, 3 साल इसकी लाइफ है। 3 साल जी, 11 के शुरू में इशू हुआ ना, तो 11 का एंड, 12 का एंड और 13 का एंड। इसके ऊपर फ्यूचर कैश फ्लो मिलना कितना कितना है? इसके ऊपर कैश फ्लो मिलना फ्यूचर में कूपन रेट 5% मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 1 लाख, 5000। ये 5000 कहां से आया समझ आ गया? 1 लाख कूपन, सॉरी फेस वैल्यू, पार वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट 5000, तो 5000 5000 5000 तीसरे साल में। लेकिन तीसरे साल में खाली 5000 नहीं मिलना, तीसरे साल में रिडीम भी होना है। और रिडीम किस रेट पे होना है, जरा चेक करें। रिडीम किस अमाउंट पे होना है, 1,05,960। ये 1,05,960। तो टोटल कितना कैश मिलना है तीसरे साल में, 1,10,960। ये बात समझ आ गई। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेट क्या है प्रेजेंट वैल्यू का, 8%, मार्केट रेट। डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं एट 8%। 8% पे डिस्काउंट फैक्टर लेंगे 3 साल का, 1.08 की पावर -1, 0.9259। इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 5000 से, तो ये फिगर आती है 4269। प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4629.6, 4630 करने लगा मैं इसको राउंड करके। दूसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर है 1.08 की पावर -2, .8573। इसको भी 5000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आता है 4287। 6.6 आ रहा है, मैं 4287 कर रहा हूँ। और फिर तीसरे साल में 1.08 की पावर -3, ये बनता है 0.7934 या 38। इसको 1,10,960 से मल्टीप्लाई किया तो 88083। इन सब का टोटल करें क्या आता है, 46304287 प्लस 88083। तो बच्चों जादू हुआ, देखें जरा आंसर क्या आता है। ओए होए होए 97,000। अब तो माने पीर साहब की करामत को, अब तो माने कि ये पीर साहब सही है, ये कभी आपको गलत मशवरा नहीं देंगे। नहीं, मुझे बाबा बेशक ना मानो, पीर मानो, ठीक हो गया। मुरीद हो गए। हमें ऐसे मुरीद नहीं चाहिए जो खाली हाथ आए, ठीक है। तो बच्चों ये तय हो गया कि मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का कष्ट करूं। मेहनत मेहनत वाला काम है ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, लेंथी काम था। तब भी 97 आया, और फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर लेते तब भी 97 था, तो 97। ये तरीका ज्यादा आसान है, हम इस तरीके को यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने वर्किंग कर दी। आज के बाद हम आंखें बंद करके बिलीव करेंगे कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही ले लेना काफी है। ठीक हो गया बच्चों। चले आगे। ये तो इनिशियल था, सब्सिक्वेंटली क्या होगा। याद करें पिछले पेज पे हमने क्या लिखा था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस 97,000 लेंगे, इसके ऊपर ऐड करूंगा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम किस रेट पे कैलकुलेट करूंगा, 1,00,000 का कूपन रेट, सॉरी पार वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं यार, गलत कर दिया मैंने। इंटरेस्ट इनकम किस रेट पे कैलकुलेट करेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 97,000 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट, मार्केट रेट 8%। हाँ जी,
नहीं शहनाज, वो सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट हो जब आपकी क्वेश्चन की वर्किंग ही गलत हो। तो ये डिफरेंट आ गया ना, तो समझ लें कि आपकी वर्किंग गलत है। तो 97,000 का 8% देखिए क्या आता है, ये आता है 7760, ये ऐड हो जाएगा। और माइनस क्या होगा, जो इंटरेस्ट वसूल करूंगा मैं, वसूल क्या करूंगा, 1,00,000 पार नॉमिनल वैल्यू का, पार वैल्यू का कूपन रेट है 5%, 5,000 रुपया। तो ये अमाउंट बढ़ गई, अमाउंट बढ़ के कितनी हो गई, ये होगी 99,760। ये ईयर 1 का एंड था, ईयर 1 के एंड पे। ईयर 2 के एंड पे फिर क्या होगा, वही ओपनिंग, ओपनिंग क्या लिखूं अब, 99,760। इसमें इंटरेस्ट इनकम ऐड करूं, कितनी इनकम, 99,760 का कितने परसेंट, 8%। चेक कर लें, 99,760 का 8%, 7981, 80.8 आता है, मैं 81 लिखने लगा हूं। तो 81 इसमें से माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट रिसीव। मुझे इंटरेस्ट रिसीव कितना होना है, 1,00,000 का 5%, 5,000 रुपया। तो साल के एंड पे ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 99,760 प्लस 7981 माइनस 5,000, 1,02,741। फिर ईयर 3 का एंड, ओपनिंग बैलेंस 102,741 प्लस इंटरेस्ट इनकम 102,741 का 8%, 8219 आता है। लेस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कि बनेगा 1,00,000 का 5%, 5,000। बच्चों एक जादू होने लगा अभी, जरा तवज्जो, जादू दिखाऊं आपको एक और, देखना है जादू। 1,02,741 में 8,219 ऐड करूं और 5,000 माइनस करूं, पता है क्या अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आएगी जितने पे डिबेंचर रिडीम होना था, 1,05,960। चेक करते हैं, एग्जैक्ट वही आ गई, 1,05,960। ये वही अमाउंट है जिसपे रिडीम होना है, रिडेम्पशन वैल्यू जिसको कहते हैं। तो ये जादू है, ये एग्जैक्ट उतनी अमाउंट आ गई जितने पे डिबेंचर रिडीम होना है। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना तो ले लें। अभी मैंने आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाई हैं, अभी एंट्रीज पास करूंगा मैं, इन तीनों सालों में एंट्रीज क्या पास होनी है। हाँ फाइजा खान, बिल्कुल रिडेम्पशन वैल्यू ही आनी चाहिए। अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं आ रही ना, तो समझ लें कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दिया। राव कभी कहते हो थोड़ा ऊपर करें थोड़ा नीचे करें, ये ले जनाब, इसको जूम इन कर दिया ताकि आप इसका फोटो बना सकें। बना ले फोटो जनाब, बना ले,
खुल के बनाए। हाँ, ले बच्चों जरा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंट्री पे आने लगा। साथ साथ जनरल एंट्री भी देखें, साथ साथ टी अकाउंट भी देखें। इन्वेस्टमेंट का मैंने अकाउंट बनाया, इन्वेस्टमेंट का मैंने अकाउंट बनाया पहले दिन 97,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट की, कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट। फिर पहले साल के एंड पे ना मैंने क्या एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट इनकम की क्या एंट्री पास करनी है और इंटरेस्ट रिसीव की। इनकम की एंट्री पास करनी है इनकम क्रेडिट 7760। बल्कि अगर मैं दोनों की कंपाउंड करके दिखा दूं आपको तो ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कैश मिला मुझे 5,000, तो 2,760 से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी? 2,760 बैलेंसिंग अमाउंट। तो मेरी इन्वेस्टमेंट पहले साल के एंड पे बढ़ गई 2,760 से। अब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी क्लोजिंग हो गई 99,260 से। ये वही अमाउंट है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, 760 आता है। ठीक हो गया। फिर दूसरे साल मैंने इन चीजों की कंपाउंड एंट्री क्या पास की। कैश तो मिला 5,000, इनकम हुई 7,000, 7,981, बाकी 2,981 मुझे जो कम मिला, ये इन्वेस्टमेंट मेरी इससे बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 99,760, लेकिन इसमें मेरी इनकम हुई 2,981, मेरी अमाउंट इससे बढ़ गई। और ये बढ़ने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,02,741। और फिर तीसरे साल के शुरू में ओपनिंग आया 1,02,741। और फिर तीसरे साल एंट्री क्या पास हुई, कैश तो मिला 5,000, इनकम हुई 8,219, ये इनकम है। और बाकी 3,219 से मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी डेबिट हो गई 3,219 से। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो तो जाना था वैसे 1,05,960, लेकिन अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये रिडीम हो गए हैं तो फिर कैश पे करना पड़ेगा, कैश मुझे मिल जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। लाइफ खत्म, 3 साल की लाइफ थी, डिबेंचर खत्म, कहानी गई मुक, खत्म। ठीक हो गया बच्चों? तो कितनी आसान अकाउंटिंग थी, मैंने एंट्रीज भी पास कर दी और टी अकाउंट भी बना दिया। सब कुछ क्लियर है ना? ठीक हो गया बच्चों? कोई क्वेश्चन किसी का? चले आगे।
जी बच्चों, अब ना क्वेश्चन का पार्ट बी हम कल करेंगे। पार्ट सी को देखें। टोक्यो प्लान टू ट्रेड द बॉन्ड इन शॉर्ट टर्म। हम इसको जल्द ही बेच देंगे। तो फिर मुझे बताएं कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए यहाँ पे? कौन सा मॉडल? क्या मैं अमोर्टाइज कॉस्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बाकी बचा क्या? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बच्चे ने लिखा नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तब यूज करते हैं जब मैंने इसको कुछ अर्सा होल्ड करना हो, कुछ साल, फिर उसके बाद बेचना हो। तो मेरा तो इरादा इसको शॉर्ट रन में बेचने का है, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज होगा। अब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज होगा तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, अब हम पार्ट सी कर रहे हैं कि पहले दिन इन्वेस्टमेंट कितने की डेबिट करूं, 95 की कि 97 की? कैश तो पे कर रहा हूं मैं 95 की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाकी 2000 कहां चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस में, एक्सपेंस। जी बिल्कुल। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि साल के एंड पे मैं इस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मेजर करूंगा, उसकी फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू क्या है? 1,10,000 और दूसरे साल के एंड पे 1,04,000। पहले साल के एंड पे, एंड ऑफ ईयर 1, इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी? 1,10,000। तो मैं किस तरह से एंट्री पास करूं? इन्वेस्टमेंट कितने वाली थी? 95 वाली। कितने की होगी? 1,10,000 की। तो 15,000 से इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट। और गेन हुआ क्रेडिट, और ये गेन कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। एंड ऑफ ईयर 2 पे, अच्छा एक और काम भी रह गया, वो भी बताता हूँ। फेयर वैल्यू कितनी है? 1,04,000। दोबारा देख लें, 1,04,000 है। तो अब 6,000 का मुझे बैठे बैठे नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गई 6,000 से कम, क्रेडिट, और लॉस डेबिट। लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। तो ये एंट्रीज क्लियर। लेकिन ना ईयर 1 में और ईयर 2 में एक एक एंट्री और पास होगी। हमें इंटरेस्ट भी तो मिलना है। कैश, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। इंटरेस्ट मिलना कि नहीं मिलना? हमें सोचे जरा। हमें इंटरेस्ट मिलना है कि नहीं मिलना? कितना मिलना है सोचें। हाफिज नुमान, कितना इंटरेस्ट मिलना है? हाँ, ये नहीं बताया राव कितनी देर होल्ड करना है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं जब तक उसने नहीं बेचा तो होल्ड ही किया हुआ। हमें इंटरेस्ट मिलना है 5%। 1,00,000 का 5% कूपन रेट है, और 1,00,000 क्या है? नॉमिनल वैल्यू। ये 5,000 हमें इंटरेस्ट मिलना है। अच्छा, मैं मॉडल कोई भी यूज करूं, जो इंटरेस्ट मिलना है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यूज कर लूं या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस यूज करूं, ये 5% कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। और जिस तरह शेयर्स के ऊपर मैं कोई भी मॉडल यूज करूं, डिविडेंड का मिलना तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा ना, इसी तरह इंटरेस्ट का मिलना भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो 5,000 की इनकम कहां जाएगी? प्रॉफिट लॉस में। तो मेरी दो इनकम बन रही है पहले साल में। एक 5,000 की इंटरेस्ट इनकम, और दूसरा गेन बन रहा है 15,000 का। इस तरह दूसरे साल में एक इनकम है 5,000 की, लेकिन एक नुकसान है, 6,000 का लॉस है। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट सी हो गया, पार्ट बी इंशाल्लाह कल करेंगे। आप इसी को फिलहाल नोट कर लें। सी यू टुमारो इंशाल्लाह सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।